तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं 2020 के सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है 2020 का। ठीक है, 2020 का सेकेंड सेमेस्टर का सोशल स्टडीज़ का पेपर है ये आपके लिए। ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज लगातार आपके लिए चल रही है। इसमें आपको एक बार फिर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सन 2016 से लेकर 2023 तक के सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आप तुरंत चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो प्रीवियस क्लासेस को आप चेक कीजिए, जहां पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। इसके अलावा 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी आपके पेपर हैं वो भी सॉल्व हो चुके हैं। अब ये 2020 का आज 5वां प्रश्न पत्र सोशल स्टडीज़ का, जिसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आज की इस क्लास में देखने के लिए मिलने वाले। तो मेरे साथ क्लास में एंड तक बने रहेगा। आज की ये क्लास आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं, आपकी एग्जाम स्कीम भी आ चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लासेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न 16 नंबर का, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? फटाफट आपको बस इतना बता देना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। आप इतना लिख देंगे तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और बताया गया कि जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत और शुंग साम्राज्य का आरंभ भी हुआ था। ठीक है, ये जानकारी आप याद कर लेंगे तो ये अदर सारे क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो दशावतार मंदिर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर ये स्थित है। आप इतना लिख देंगे तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आगे थोड़ा सा और देख लीजिएगा, इस मंदिर का जो निर्माण सन 500 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। यही चीज़ आगे बताई गई। बाकी इसमें आप ध्यान रखेंगे तो इसमें भी आगे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बता दीजिए। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हैं। इसके साथ साथ आपके लिए जो मॉडल पेपर हैं वो भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो तुरंत चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ही मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना है उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, तो तुरंत वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक था। आपको ध्यान रखना है, तुगलक वंश का संस्थापक ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न देखने के लिए मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो तुगलक वंश का संस्थापन कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। किसने की थी? गाजी मलिक ने। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था ये भी ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक है, तो इसका फुल नाम जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, 1320 में यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी इस वंश की। बाकी अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो फटाफट बता देंगे। कबीरदास जी का जो जन्म था वो 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। वर्तमान समय में ये वाराणसी में। ठीक है, वर्तमान समय में कहाँ पर? काशी, वाराणसी में। ठीक है, तो एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्ममुहूर्त के समय हुआ था। ठीक है, ये अलग अलग मान्यताएं जो नहीं चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, तो आप दोनों ही याद कर लें ताकि परीक्षा में आपका नंबर ना कट पाए। बाकी अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन आपको पता ही है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी अगर आपको मॉडल पेपर देखना है तो मॉडल पेपर आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप चयन कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता जागरूकता के लिए। ठीक है, उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए जागो ग्राहक जारो इसका स्लोगन होता है। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 ईस्वी में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक कब पास हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, जिस कारण इस दिन 24 दिसंबर को क्या करते हैं हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो चावल और गेहूं से है। खेती से जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कह देते हैं। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है तो आप बता देंगे कि हरित क्रांति का जनक
नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के पिता वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप कह देंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। फिर सर है अगला 23 नंबर का, पूछ रहा आपसे ज्वार भाटा कब का आता है, तो ज्वार भाटा कब आता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्वार भाटा कब आता है, धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्यतः स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। जो सामान्य स्थिति होती है जल की सागरों महासागरों में, ठीक है, उस सामान्य स्थिति से अगर जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम कह देते हैं ज्वार। क्या कह देते हैं, ज्वार। और जब वो नीचे गिरता है तो उसे हम कह देते हैं भाटा, भाटा कह देते हैं हम, ठीक है। ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो आप बता देंगे कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की जो पारस्परिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताई गई। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जीव मंडल की परिभाषा दे दीजिए, तो ले लीजिए जीव मंडल की परिभाषा लीजिए। यहाँ से देखिए, पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, आपका जीव मंडल या फिर जैव मंडल हम उसे कह देते हैं। इस डेफिनेशन को एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार फिर से आप इस डेफिनेशन को यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया इसमें, पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के, सभी प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, हम उसे जीव मंडल कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूपट्टी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें सेल या चट्टान कह देते हैं, सेल या चट्टान कह देते हैं। और चट्टान के बारे में अभी ऊपर भी बताया गया था, सेम वही सेल होती हैं, वही चट्टान होती हैं आपकी। तो आग्नेय सेल हो जाएगा, अपसादी सेल हो जाएगा और रूपांतरित सेल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे आग्नेय सेल का उदाहरण है। ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि चूना पत्थर किसका उदाहरण है, कौन सी सेल का उदाहरण है, तो आप बता देंगे वहाँ पर अपसादी सेल का उदाहरण है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये एग्जाम्पल न दिए हुए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 26 नंबर का प्रश्न है, बताना है आपको इसका आंसर। सूर्य ग्रहण क्या है, बता देंगे सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ये सूर्य आपका, ये पृथ्वी, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है भैया, चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाएगा, ये मून आ गया, मून, ठीक है। तो इस घटना को आप कह देते हैं सूर्य ग्रहण। इस दौरान क्या होता है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। इस समय जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा, ठीक है, यहाँ से जो सूर्य से रोशनी आती होती है, ये यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। चंद्रमा ये रोक देता, पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुँच पाती है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के चरण में होती है। आपको ध्यान रखना, एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिल सकते हैं। इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएं। और सूर्य ग्रहण की अलग अलग ये घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, वलयाकार सूर्य ग्रहण हो गया, संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, फिर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण भी कह देते हैं। चंद्रग्रहण कब होता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। दोनों ही डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा में ये दोनों में से एक डेफिनेशन आपसे 100% पूछी जाएगी, या चंद्रग्रहण वाली या फिर सूर्य ग्रहण वाली। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं सुनेंगे वो नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बढ़ जाएंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएँ। बाकी अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन दे दीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य था। प्राचीन काल में इसकी स्थापना 2 भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का नामक द्वारा 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूछे जाए किसके द्वारा की गई थी, तो आप बता देंगे ये 2 भाई थे, राजकुमार हरिहर और बुक्का, ठीक है। 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बाद में ये विजयनगर साम्राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बट गया था। तो जल्द ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बाकी हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 28 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। नेशनलिटी के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के 2य भाग के अनुच्छेद 511 में दिया गया है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिख दीजिए। तो खिलजी वंश के दूसरा शासक खिलजी राजवंश दूसरा राजवंश था, जिसने 1290 ईस्वी और 1320 ईस्वी के बीच लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े
हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके साथ ही खिलजी वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था उसे आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, ठीक है। जो महत्वपूर्ण शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके साथ ही और इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वंश के बारे में जान लेते हैं फटाफट। इसमें आगे क्या बताया गया है कि इसने लगभग 3 दशकों तक, खिलजी वंश ने लगभग 30 दशकों तक भारत पर अपना शासन किया। इसके साथ ही यहाँ बताया गया कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम जलालुद्दीन खिलजी जिसने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी इसके महत्वपूर्ण जो हैं शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 30 है, स्थायी पवन किसे केवल देते हैं? आप बता देंगे स्थायी पवन स्थायी पवन किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे फटाफट स्थायी पवन किसे कहते हैं। स्थायी पवन जो होती हैं ये पवन एक निश्चित दिशा में चलती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती हैं और ये अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये पवनें चलती हैं। ये पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसी दिशा में? एक निश्चित दिशा में चलती हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती हैं और ये अधिक दाब यानी कि उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो प्रश्न पत्र था आपको 2020 का 5वां प्रश्न पत्र जो कि कंप्लीट करा दिया गया। बाकी अगला प्रश्न पत्र बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।